अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कहाँ तक पहुंचे थे? चले कंसोलिडेट करते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है। चले गेन ऑन डिस्पोजल भी निकाल लेते। हमने लोकल सब्सिडरी बेची है, हमने डीटीएल सब्सिडरी बेची। कंसिडरेशन रिसीव्ड 1950। सारे बेच दिए शेयर्स, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड 1300। नेट एसेट्स डीरेकग्नाइज्ड कैपिटल कितना था? 350। उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? किस वक्त, किस दिन? 1 जनवरी। डीटीएल की उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? फोर। अरे वाह यार, का सोल्यूशन देखा है? अच्छा ठीक है, जबरदस्त। साल के शुरू में कितनी थी? 459। 6 महीने गुजर गए थे तो 6 महीने का पैट ऐड हो जाएगा। पैट कितना था? 156 का आधा, और डिविडेंड लेस हो जाएगा 120। कितना? 417। कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी। और क्या लिखते हैं इसमें? गुडविल इसलिए की थी वर्किंग। गुडविल की कैरिंग अमाउंट थी 700। इसमें से माइनस कर देते हैं एनसीआई जो उस वक्त बनती थी। एनसीआई की एक्विजिशन की वैल्यू और पोस्ट एक्विजिशन में एनसीआई का हिस्सा। एक्विजिशन के बाद डिस्पोजल तक। अच्छा, बैलेंस शीट का सवाल होता ना तो हमने रिटेन अर्निंग्स में वो एक कॉलम बनाया होता। बना के देख लेते हैं। हमने एक कॉलम बनाया होता सब्सिडरी का, जिसमें सब्सिडरी की डिस्पोजल डेट की रिटेन अर्निंग लिखी होती। बैलेंस शीट के हिसाब से सोचते हैं। फिर प्री माइनस किया होता कितना? 240। और कोई यूआरपी वगैरह कोई
एनसीआई चूंकि प्रोपोर्शनेट पे है, फेयर वैल्यू पे है, तो गुडविल भी इसी में से माइनस की होती 250, ये आ रहा होता कोई बात नहीं, कितना 73। बैलेंस शीट में हम ऐसे ही करते थे ना, रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाया होता था, इसी का हिस्सा फिर पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ले आते थे और इसी का हिस्सा एनसीआई में ले जाते थे, तो ये वही है। तो इस टुकड़े को मैं वर्किंग 4.1 कह देता हूं। 73 का हमने 26.25 मिलियन शेयर खरीदे थे, तो 35 में से 26.25 कितने परसेंट बनते हैं? तो इसका मतलब है एनसीआई 25% था, 18. अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया हुआ, इसका डब्बा लगा के लेस करता हूं, क्या किया हुआ या अलग अलग? नहीं, आप उसको ब्रैकेट में कर देते हो। ये डब्बा बनाता हूं ना, नहीं ऐसी ब्रैकेट में कर देता हूं। ये तो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट प्लस हो गया क्योंकि ये लॉस है, हम इसमें से ही एनसीआई का हिस्सा माइनस कर रहे होते हैं ना, तो ये तो माइनस कर दिया, लेकिन ये चूंकि लॉस का हिस्सा था तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सब बन गया 1145.25। तो डीटीएल पे गेन है 2104.75। अच्छा इसमें ना आई कैप के सोल्यूशन में गलती है, वो यहीं बता देता हूं, गलती ही लग रही है मुझे, कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है। उन्होंने ना ये एनसीआई की फेयर वैल्यू है ना, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू है, तो उन्होंने ये पोर्शन निकालते हुए उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया हुआ, ये सही नहीं है। एनसीआई की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू है, दी हुई है सवाल में, हमने गुडविल फेयर वैल्यू मेथड से निकाली है। तो उसने क्या किया कि जब गेन ऑन डिस्पोजल निकाल रहा था, तो मेरे ख्याल में वो सोल्यूशन बनाने वाले से बस वैसी बेध्यानी में गलती हो गई, उसने इसको एनसीआई प्रोपोर्शनेट वाले तरीके से कर दिया, यानी इसके ऊपर ही परसेंटेज लगा दी, तो वो सही नहीं है। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फेयर वैल्यू पे, तो ये फिगर वो फेयर वैल्यू होती है। हाँ जी, देखिए एनसीआई हम कहते हैं कि हम एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो जितनी रिकॉग्नाइज की थी उसी को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो हमने 340 रिकॉग्नाइज किया था। गेन ऑन डिस्पोजल भी हो गया, और चलें जी अब एसओसीआई बना लेते हैं। ये जरा बोर्ड की सैर करा दें। ये मिटा दो। ग्रुप एसओसीआई फॉर द ईयर फलाना फलाना, सेल्स 6,000 प्लस 3042
प्लस जो सब्सिडरी इस साल हमने बेच दी तो वो IFRS 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बन गई। इस साल बेच दी ना हमने, तो फिर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गई। उसको हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे, हम अलहदा से जब नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ये एक साल कराया भी था मैंने ऐसा, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और फिर अलग से लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। वो जो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा वो उस सब्सिडरी का प्रॉफिट, और साथ उसके हम मिला लेंगे गेन ऑन डिस्पोजल। चले करता हूं तो आ जाएगा याद। तो हमने सिर्फ पेरेंट को और उस फॉरेनर को मिलाना है बस। जो DTL बेच दिया वो क्या, वो अलहदा से प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आएगा। इंटर कंपनी है कुछ नहीं है। 9042 कॉस्ट ऑफ सेल्स 3200 प्लस 1872। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फिर तो वो सब्सिडी टू सब्सिडी है ना, फिर तो वो पूरा साल कंसोलिडेट होती है, फिर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। सब्सिडी पहले भी थी अब भी है, वो सिर्फ वो NCI के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 5072 GP 3970 ऑपरेटिंग कॉस्ट 855 प्लस 585 और कुछ 100। वो जो एक्विजिशन के ऊपर था, वो जो शामिल नहीं है 50 मिलियन में, तो उसको चूंकि वो इसी साल खरीदी थी तो वो एक्सपेंस में आएगा प्लस 100। और कोई इंपेयरमेंट वगैरह गुडविल की इंपेयरमेंट नहीं, वो उस डिस्पोजल वाले में चली जाएगी जी। ये क्या बन गया 1540 और इन्वेस्टमेंट इनकम कितना 1400 प्लस 351। इसमें से करना है कुछ माइनस। डिविडेंड कौन सा वाला माइनस करूं? जी DTL वाला डिविडेंड माइनस करूं कि नहीं? BTL वाला वो GNL तो मिला ही नहीं है, वो तो हमने डिविडेंड के बाद खरीदी थी। क्यों? तो हम कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे उसको। हाँ, कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन नहीं कर रहे, लेकिन कंसोलिडेट कर रहे हैं हम उसको। तो उसका जो डिविडेंड है वो है इंटर कंपनी, तो वो डिविडेंड माइनस होगा। वर्किंग 5 अदर इनकम। पेरेंट का क्या नाम है? इसकी कितनी है? अदर इनकम कितनी है इसकी? 1400। GNL 351। डिविडेंड माइनस कर देते हैं जो हमें DTL से मिला था। कितना मिला था? 120 का कितना? 90। और कुछ
किस चीज की? हाँ, जो पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स बेचे हैं तो उनको शेयर्स एज अ शेयर बेच के भी तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखा होगा ना, वो रिवर्स करना है। शेयर्स की सेल पे जो उसने प्रॉफिट कमाया था वो रिवर्स करना है। कितने के बेचे? 1950 माइनस खरीदे कितने के थे? अच्छा 1200 माइनस कर दो इसमें से। ये तो सारी इन्वेस्टमेंट थी, सारी नहीं बेची। कितनी बेची? कैसे? कैसे? हाँ सही है। 1200 के टोटल खरीदे थे, पर शेयर 26.25 और कितने शेयर्स बेचे? 15.75। 1200 डिवाइडेड बाय ये पर शेयर आ गया इनटू 15 पॉइंट जितने बेचे। 1-2 बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, कमाया तो कमाया, अल्लाह का शुक्र है। कितनी अदर इनकम? अब 431। ये कंसोलिडेशन का आखिरी सवाल कर रहा हूं बोर्ड पे, खत्म बस। फाइनेंस कॉस्ट कितनी? 233 प्लस 117 350। नहीं इसके आगे क्या है? एक्सचेंज गेन तो ओसीआई में आता है ना। अब हमने डीटीएल को बेच के एसोसिएट रख लिया है। कैलकुलेट करके देख लें, हमने 35 मिलियन में से 26.25 मिलियन शेयर्स खरीदे थे, यानी 75%। हमारी होल्डिंग 75% थी, हमने 15.75 मिलियन बेच दिए, तो 30% अब भी रहता है हमारे पास। हमारे पास जो इनिशियल होल्डिंग थी वो 75 थी, ये निकाला है 26.25 डिवाइडेड बाय 35 करके। इसमें से जो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी 15.75, 45 गई, तो 30% अभी भी है हमारे पास, तो इसलिए ये एसोसिएट है, और एसोसिएट है तो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आएगा। डीटीएल का फॉर द ईयर पैट कितना? एसोसिएट के लिए कितना अर्सा रहा?
6 महीने। कोई और एसोसिएट के लिए एडजस्टमेंट, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन नहीं। तो 156 के 6 महीने, 156 के 6 महीने और इसका 30%, 23.4। पीबीटी हो गया 2, 5, ये है पीबीटी। टैक्स 568 प्लस 175.5 743.5 1790.9। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसमें ऐड होगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। देखो, जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो उसने जो कमाया वही है ना। उसने उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड बांटा, उससे उसका प्रॉफिट थोड़ी कम हो जाएगा। लेकिन हम जब डिविडेंड में से माइनस करते हैं उसकी प्रॉफिट भी जैसे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में से जितना मर्जी डिविडेंड बांट दें, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से बनता है, प्रॉफिट में से। वो तो वैसे टेक्निकली प्रॉफिट देखते हैं, खुश होते हैं तो डिविडेंड बांटते हैं। लेकिन अगर हमने सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, तो क्या हम ये कहेंगे फॉर द ईयर प्रॉफिट जीरो है? जितना इस साल प्रॉफिट कमाया सारा डिविडेंड बांट दिया तो प्रॉफिट जीरो है। हम जब कहेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, तो जीरो कहेंगे क्या? तो फिर इसमें से नहीं माइनस करेंगे डिविडेंड। लेकिन जब हम माइनस काटें तो इसमें ऐसे नहीं काटेंगे कि हमारा टोटल शेयर जो है वो अपनी मुद्दा बनाएंगे, जितना रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? जब से हमने एक्वायर की है सब्सिडी, अगर उस वक्त से लेके अब तक के सारे प्रॉफिट ऐड करते चले गए। अच्छा, जैसे से हमारा हिस्सा बनता है। हम डिविडेंड सिंपली इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की वजह से माइनस करते हैं। अगर इंटरेस्ट इनकम मिली होती एस से, तो उसको एलिमिनेट ना करते। उससे तो फर्क है ना, मतलब वो तो अलग मसला है कि उसका डेबिट किधर जाएगा, उसका क्रेडिट किधर जाएगा, वो अलग मसला है। लेकिन हम इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि इंटर कंपनी है, तो इसको भी इंटर कंपनी की वजह से हाँ, वो एसोसिएट रीजन है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हम चूंकि प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट का हिस्सा ले रहे होते हैं,
तो फिर डिविडेंड को अलहदा से फिर से इनकम नहीं दिखा रहे होते। वो एसोसिएट में आप थोड़ा सा, लास्ट टाइम भी एसोसिएट पे बात हुई थी, लेकिन सब्सिडी में तो सिंपली हम इंटर कंपनी की वजह से एलिमिनेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये रश मुश्किल ज्यादा मैंने बिटाना है थोड़ा। वो तो खरीदने से पहले ही बट बटा गया था। इसको कब खरीदा हमने? कौन सा फर्स्ट? तो इस साल तो डिविडेंड हमें मिला होगा ना। पॉज करिएगा जरा, मैं कैलकुलेशन देखूं। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ये आ जाएगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। इसमें शामिल होगी ओसीआई, एक्सचेंज गेन फॉर द ईयर ऑन फॉरेन ऑपरेशंस, जो कि हम निकाल चुके हुए हैं वर्किंग 3 में 194.25, और ये आ जाएगी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। अब यहां से आगे ये है वर्किंग 7, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दो अलग अलग टुकड़े, शेयर होल्डर्स ऑफ RYL, इसमें कंटिन्यूइंग अलग से और डिसकंटिन्यूड अलग से, और इसी तरीके से NCI कंटिन्यूइंग अलग से और डिसकंटिन्यूड अलग से। ये SOCI जब बनाते हैं IFRS 5 वाली, तो हमने जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल बताना होता है वो भी दो टुकड़े करके, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का अलग, डिसकंटिन्यूड का अलग।
और बिल्कुल इसी तरीके से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू वर्किंग 7 प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें क्या क्या आएगा? सारा कुछ, जब तक वो हमारी सब्सिडी रही है तब तक का पैट, और चूंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई एक्स्ट्रा डेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं, तो जो उसके बुक्स में आ रहा है वही 156 का 6 महीने 78 और गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर इस साल गुडविल की इंपेयरमेंट होती तो वो माइनस कर देते। इस साल है पिछले साल है? तो इस साल होती तो माइनस कर देते जी। ये है 2104.75। तो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन गया 2182.75। तो 2182.75 3973.65 और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम हो गई 4167.9। $3973.65। एनसीआई कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कौन सी वाली है? वो फॉरेन वाली जिसका रुपी पैट कितना था? $643.5। इसमें से प्राया कितना है? 80% हमारे पास है, 20% 128.7 और डिसकंटिन्यूड में एनसीआई कितनी है? 78 का 25 19.5। ये बताएं इधर क्या लिखो? $1790 में से 1790.9 में से 128.7 माइनस 1662.2 और डिसकंटिन्यूड में 2182.75 में से 19.5 21 क्या कर रहा हूँ ये आज चल 2163.25
ऊपर वाले डब्बे का टोटल बन गया 382.5.45 और इसका हो गया 148.2। कंसोलिडेशन का सवाल ना पेपर में कहीं दूसरे घंटे में प्लेस करिएगा, एंड पे इसलिए नहीं क्योंकि इतने बड़े सवाल के लिए हाथ पैर फूले होंगे, एंड पे डाटा मैनेज नहीं होता। एंड पे जब आपका आखिरी आर स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर आपसे डाटा मैनेज नहीं होगा, बार बार फिक्र हो रही होगी कि इतना टाइम, इतना बड़ा सवाल रहता है। और पहले शुरू में ही इसको इसलिए मत करिएगा क्योंकि आपने कंसोलिडेशन की होपफुली अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी और आपका इस पे बहुत ज्यादा तकिया होगा, तो आप चूंकि इसको बहुत वैल्यू कर रहे होंगे तो आप इसको बड़ा बना संवार के करने की कोशिश करेंगे और आप इस पे 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, तो 1-1.5 घंटा इस पे लगा के 25 में से 50 तो मिल नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप इसको ना पहला करिएगा ना आखिरी, दरमियान में रखिएगा दूसरे घंटे में, है पूरा नहीं करना नहीं पूरा करना है, क्यों नहीं करना। Shareholders of RYL, continuing operations or discontinued operations, NCI, continuing operations or discontinued operations. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में कोई ओसीआई है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डीटीएल का कोई ओसीआई है, तो उसके जब ओसीआई ही नहीं है तो उसकी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा वही रहेगा जो ये वाला था, तो यही 19.5 सबसे आखिर में भी आ जाएगा। जब इसकी कोई है ही नहीं ओसीआई तो जो पैट का हिस्सा था वही टोटल कंप्रिहेंसिव का हिस्सा है। हाँ, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, वो फॉरेन सब्सिडरी, तो इसके लिए ये तो आएगा ही आएगा 128.7 और साथ वो जो एक्सचेंज है जो हमने ओसीआई में लिखा है, हाँ ये इस पूरे का या सिर्फ एनसीआई, सिर्फ मतलब गुडविल वाले का भी कि नहीं, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है इसलिए इस पूरे 194 का 194.25 का 20%, 128 ये वाला और साथ उस एक्सचेंज गेन का 20%, 167. ये हो गया एनसीआई का डब्बा। और 17.
है? दादी साहब को फोटो देखिए, क्या नाम है? हाँ बहुत पहले बताई थी, पता नहीं हसनैन बदामी के, मैंने क्या कहा था इस बारे में? हाँ उन्होंने सवाल बहुत डाले हुए, तो अगर आप करना चाहें तो मर्जी है आपकी। है? अच्छा जी, अब ना इसमें एक चैप्टर आपको खुद ही पढ़ना है, मेरी तरफ से हो गया बस, क्योंकि उसमें मेरे समझाने वाला कुछ भी नहीं है। वो है IFRS 12, आपके सिलेबस में है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है मेरे समझाने वाला। आप अगर पढ़ेंगे जब भी कभी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें समझाने वाला तो वाकई कुछ नहीं था। वो है जी चैप्टर आई कैप की बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 6 अदर ग्रुप स्टैंडर्ड्स। अच्छा, स्टैंडर्ड्स की भी तफसील सुन लें। मैंने आपको अभी तक जो इतनी कंसोलिडेशन वो जो सारी वो सिखाई थी ना, लोकल कंसोलिडेशन, वो थी IFRS 3, IFRS 10। ये दोनों डील करते थे ये कंसोलिडेशन टेक्निक्स को, गुडविल निकालना, एलिमिनेशंस वगैरह, ये IFRS 3 और IFRS 10 था। जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर यानी इक्विटी मेथड पड़ा, ये IS 28 था। जो जॉइंट अरेंजमेंट के ऊपर बातें की कि जॉइंट ऑपरेशन हो तो क्या करना है, जॉइंट वेंचर हो तो क्या करना है, ये IFRS 11 था। इसके अलावा दो और हैं, एक है IS 27 जिसमें सिर्फ इतना कहा हुआ है कि पेरेंट ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, और एक है IFRS 12 जिसमें यह कहा हुआ है कि जो जो आपने सब्सिडरी में, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट्स किए उनके बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो ये थ्योरेटिकल तो हो सकता है, न्यूमेरिकल इसमें कुछ नहीं बनता खास। तो ये अदर स्टैंडर्ड्स में ये मेरा ख्याल है 5-6 सफे का चैप्टर है। IS 27 लिखा हुआ है और IFRS 12 ये आपने खुद ही पढ़ना है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 6 है, पेज 99 पे। IS 27 है 2 सफे का और 3 सफे का IFRS 12 है। अच्छा, फिर इसके अलावा IS 21 में ये सारी फॉरेन सब्सिडरी थी, और IS 21 कुछ इंडिविजुअल का भी था जो बहुत पहले पढ़ा दिया था। फिर पहले ग्रेड में IS 7 है कैश फ्लो, जो हमने सिर्फ कंसोलिडेटेड आपके सिलेबस में है, वो भी पढ़ लिया। तो पहला ग्रेड कंप्लीट है। कैश फ्लो के हवाले से एक दो चीजें और सुन लें। जिन्होंने कैश फ्लो के नोट्स डाउनलोड किए हैं कोई 30 सितंबर के बाद, यानी अब जब भी मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, अगर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के बाद अगर आपने डाउनलोड किए तो मैंने उसको अपडेट कर दिया हुआ है। जिन्होंने उससे पहले डाउनलोड किए हुए वो अब दोबारा चेक कर लेना। और आप लोग अगर अभी हैं कंसोलिडेशन के नोट्स के नहीं, कैश फ्लो के नहीं है, एक मैंने ना उसमें डिस्क्लोजर में एक लाइन ऐड की है, और एसोसिएट के शेयर की एक चीज समझाने वाली थी लेकिन मैंने वो फॉर्मेट का हिस्सा बना दी। वो वैसे समझाने में बात आ जाती लेकिन समझाने में काफी नहीं है, तो मैंने फॉर्मेट का हिस्सा डाल दिया है पास। चलें, आप में से जिसके पास है वो देख ले, और जिन्होंने 1 अक्टूबर से पहले डाउनलोड किए हुए हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के नोट्स, वो अब दोबारा चेक कर लीजिएगा। ना दोबारा सारा प्रिंट निकालें, बस हाथ से अगर प्रिंट निकल रहा है तो हाथ से चेंज कर लें। किया मैंने क्या हुआ है समझा देता हूं। पहले पेज पे आए, एक उंगली यहां रखें और दूसरी वर्किंग खोलें एसोसिएट वाली जो वर्किंग थी। कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेटेड वाले नोट्स की बात कर रहा हूं। इसमें इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की वर्किंग में देखें, मैंने क्रेडिट साइड पे URP भी लिखा हुआ है।
क्योंकि वो जो हम लोग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट दिखाते हैं उसमें से लेस होता है ना यूआरपी। ये कौन सा वाला यूआरपी होता है, P2A के A2P? P2A वाला होता है। एसओसीआई में इसकी शक्ल पर कहां प्रेजेंट होता है? एसओसीआई में ये आपके सामने बनी हुई है, यहां पर आ रहा होता है तो एक नॉन कैश चीज है ना, एक नॉन कैश चीज ही है ना। और यहां पर हमने फिगर कैसे निकाली होती है? जो एसोसिएट की इन्वेंट्री में छुपा यूआरपी है उसके ऊपर भी हमने 30% लगाया होता है। तो है तो ये हमारा एसोसिएट से ताल्लुक ही ना, और उसका इफेक्ट इसमें शामिल है कि नहीं इस पीबीटी में? दोबारा सुने, ये जो इत्तेफाक से ये एसोसिएट सामने बनी हुई है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ भी रहा है। इस पीबीटी में एक तो ये एडेड है, नॉन कैश चीज है, और इस एसोसिएट से ही रिलेटेड जो यूआरपी था, एक था जिसमें एसोसिएट सेलर था, वो हमने इसकी वर्किंग करते हुए इसमें से लेस कर लिया हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जिसमें पी सेलर था वो वाला यूआरपी इधर आ रहा है, तो है तो वो भी एक नॉन कैश एडजस्टमेंट ही ना, और वो भी एसोसिएट से रिलेटेड है। तो इस पीबीटी में दोनों का इंपैक्ट शामिल हुआ हुआ है। हम कैश फ्लो कहां से शुरू करते हैं? पीबीटी से। जब हमने कैश फ्लो इससे शुरू किया होगा तो उसमें एसोसिएट से रिलेटेड दो चीजों का इंपैक्ट शामिल है, एक ये और एक ऊपर जो यूआरपी है। ये पीबीटी में एडेड है और वो जो यूआरपी है ऊपर, चूंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल में एडेड है तो पीबीटी में से लेस हुआ है, तो वो भी तो एसोसिएट से रिलेटेड चीज है ना। तो आप जब एसोसिएट के कैश फ्लो के फेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ऐड बैक करते हैं, लेस करते हैं ना फॉर्मेट के ऊपर ही, तो अब आप वो इन दोनों का नेट है जो लेस करेंगे। इसका ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट है माइनस इसमें से वो जो यूआरपी है, जो P2A यूआरपी, वही जो आपने इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में लिखा हुआ है ना, वर्किंग पे देख लें इन्वेस्टमेंट के, आप अपने टी अकाउंट में चाहे आप ये सर्कल लगा लें, जो मैंने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की वर्किंग बनाई हुई है उसमें देखें डेबिट साइड पे मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड पे, तो अब अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट लिखा हुआ तो डेफिनेटली अपोजिट है ना, तो आपने इनका नेट उठा के फेस के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, इस पे लगा लें आप, अपने नोट्स पे कर लें कागज पे। जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट वाली वर्किंग में मैंने डेबिट साइड पे शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड पे यूआरपी लिखा हुआ है। इन दोनों का नेट है जो हमने कैश फ्लो के फेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लेस करना होता है, वो इन दोनों का नेट फिगर है। अच्छा, एक ये क्लेरिफिकेशन थी। इसके अलावा जो मैंने आपको कंसोलिडेशन में ही नोट्स बना के दिए थे कैश फ्लो के फॉर्मेट के नीचे, शायद कोई नोट्स भी मैंने दिए थे, पता नहीं, या दिए नहीं थे, वैसे कहा होगा कि क्या क्या, नहीं डिस्क्लोजर्स, वैसे अंग्रेजी लिख के दी थी शायद, हाँ वैसे अंग्रेजी लिखी हुई है, वैसे अंग्रेजी लिखी हुई है। इसमें ना एक जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक वर्किंग होती है जो मैंने पहले दी थी आपको, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखें कैश फ्लो के फॉर्मेट के नीचे कहीं आ रही होगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक वर्किंग होती है ना, ये असल में एक नोट होता है, ये असल में एक नोट होता है कि जो साल के शुरू में कैश इक्विवेलेंट थे उनमें क्या क्या था, कैश था, बैंक था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, और जो एंड पे है उनमें क्या क्या, ये एक नोट है। ये एक दो सवाल भी शायद किए हैं जिसमें नोट्स मांगे हुए थे, तो उसमें नोट है बाकायदा। इसमें ना अगर हमारे कोई फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स हैं, यानी हमारे पास फॉरेन करेंसी हार्ड कैश में भी तो हो सकती है ना,
डॉलर हमारे पास हार्ड कैश हो सकते हैं, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं है? और मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी कैश मॉनेटरी आइटम होता है। तो अगर हमारे पास साल के एंड पे या स्टार्ट पे कुछ डॉलर्स अवेलेबल हैं, तो चूंकि वो मॉनेटरी आइटम है तो I-21 हमने उनको अप होगा, उस पे कोई गेन लॉस आया होगा। ये जो गेन लॉस है ये एक्चुअल कोई कैश फ्लो नहीं है। हमारे पास डॉलर पड़े हुए थे, पड़े पड़े उसमें गेन आ गया, लेकिन इनकम तो बनाई होगी ना कि नहीं? इनकम बनाई होगी। तो चूंकि वो इनकम बनाई होगी तो उसमें जो आपको फॉर्मेट दिया था उसमें पता नहीं शायद मैंने एक्सचेंज गेन लॉस लिखा हुआ है ना कैश फ्लो के फेस पे, कोई एक्सचेंज गेन लॉस एडलेस किया हुआ है कि नहीं कंसोलिडेशन वाले में? या ये असल में ना जब मैंने फॉरेन करेंसी पढ़ाया है ना तो इनका एक मिक्सचर सवाल है। कैश फ्लो के जो आपको नोट दिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कोशिश की हुई है कि बहुत सारी चीजें डाल के कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट दूं, वरना ये कोई स्टैंडर्ड का फॉर्मेट नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। तो जब फॉरेन और कैश फ्लो का मिक्सचर सवाल आया तो मुझे लगा उसमें एक दो चीजें मुझे फॉर्मेट में और आपको ऐड कर देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर जो दूसरा फॉर्मेट अपडेट किया मैं बता देता हूं मैंने उसमें कहां कहां चेंज किए। ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट है ना, इसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे एक्सचेंज गेन लॉस आया होता है फॉर द ईयर, वो ओपनिंग वाले में से ऐड या लेस होता है। यानी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ही रीसेट कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस को। क्लोजिंग की नहीं बात कर रहा, वो तो ऑलरेडी रीसेटेड है। क्लोजिंग तो ऑलरेडी नए रेट पे रुपए में कन्वर्ट हुआ हुआ है, हम ओपनिंग को भी उसको रीस्टेट कर देते हैं। यानी हम ओपनिंग फिगर में जो फॉर द ईयर एक्सचेंज गेन लॉस आया है वो ओपनिंग वाले कॉलम में, आप वो देख लीजिएगा पीडीएफ अगर डाउनलोड करके देखना हो सिर्फ, तो उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले में एक लाइन ऐड की हुई है मैंने। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला नोट है उसमें एक लाइन ऐड की हुई है ओपनिंग वाले कॉलम में, क्लोजिंग में नहीं, ओपनिंग वाले कॉलम में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे फॉर द ईयर एक्सचेंज गेन लॉस आया है, ये ओपनिंग वाले कॉलम में ऐड लेस होता है। जी, गेन है तो ऐड हो जाता है, लॉस है तो लेस हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज थी इसके अंदर। अब आपको मैं एक सवाल का सलूशन दे रहा हूं, वो सवाल कमजोर दिल हजरात ना करें, चाहे है पास्ट पेपर का, लेकिन मेरे ख्याल में एग्जामिनर ने गुस्सा ही निकाला था। वो है कैश फ्लो और फॉरेन का मिक्सचर सवाल, लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो आप कर लें, ना नहीं कह रहा, कर लें आप, लेकिन है मुश्किल तो आपने घबराना नहीं है वो सवाल अगर ना हो तो। वो है जी दिसंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कैश फ्लो है, असल में कैश फ्लो का सवाल है, लेकिन उसमें एक फॉरेन सब्सिडरी भी थी। है नहीं, हवाई बातें नहीं है, कैलकुलेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी उसमें एक बड़ी मजे की चीज ये है, करिएगा वो सवाल जरूर, क्योंकि कैश फ्लो के सवाल में फॉरेन सब्सिडरी मिक्स करके एग्जामिनर ने सवाल बनाया था। क्या उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? हम लोग लेते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस। कैश फ्लो में ग्रुप बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी खरीदी गई है तो उस वक्त एक्विजिशन डेट पे उनकी फेयर वैल्यूज और डॉलर थे, लेकिन ईयर एंड के ऊपर आके उनके ऊपर भी एक्सचेंज गेन लॉस आया होगा ना। एक्सचेंज गेन लॉस भी एक नॉन कैश आइटम है, तो आप पीपीई के अकाउंट में वो एक्सचेंज गेन लॉस डालेंगे तो फिर सब बैलेंसिंग फिगर कैश एडिशन निकलेंगे। वो इस सवाल में करना पड़ रहा था। गुडविल का भी एक्सचेंज गेन लॉस था, वरना पहले हमने गुडविल में क्या सीखा हुआ है? ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्वायर्ड,
डीरेकग्नाइज्ड और जो डिफरेंसिव इंपेयरमेंट। लेकिन अब अगर फॉरेन सब्सिडरी है तो उसकी ईयर एंड पे गुडविल अपडेट हुई भी है ना, उस पर एक्सचेंज गेन आया हुआ है ना, वो भी इसमें अकाउंट में डलना था। तो ये फॉरेन सब्सिडरी मिक्सचर करके कैश फ्लो का सवाल था। तो जो वर्किंग्स हमने कैश फ्लो की पढ़ी थी उनमें फॉरेन करेंसी मिक्स हो गई बीच में। ये चीज फॉर्मेट में इसलिए नहीं डाली जा सकती क्योंकि फॉर्मेट बहुत ज्यादा रश मच के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना। तो इसलिए ये चूंकि एक दो टॉपिक का मिक्सचर सवाल है तो ये आप सवाल के हिसाब से ही करिएगा। इसको मैंने फॉर्मेट में अमेंड नहीं किया, यानी कैश फ्लो के फॉर्मेट में ही मैंने नहीं डाल दी फॉरेन करेंसी हो तो क्या करना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप उसके लिए सवाल भी कर लें तो बहुत है। और अगर ना भी कर सकें, कम से कम ईमान का कम से कम दर्जा ये है कि आप इसका सोल्यूशन अच्छी तरह देखें और समझें कि ये हुआ क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दिसंबर 18 अटेम्प्ट का। इसका सोल्यूशन सही है आई कैप का, बस वो ये है कि जिस फॉर्मेट से आपको वर्किंग सिखाई है बस मैंने वो वर्किंग उस तरह से कर दी है ताकि फिगर्स आप समझ सकें कि कौन सी फिगर कहां से आई है। तो ये मैं सोल्यूशन आपके फिजिकल क्लास वाले ग्रुप में भी डाल देता हूं। कंसोलिडेशन का सोल्यूशन ना, ये जो साथ साथ देता रहा हूं, मैंने कहा था कि मैंने एक्सेल पे बनाए मैं तो फाइल ही दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 18। अच्छा, ये तो हो गया हस्बे तौफीक काम। एक एसओसीआई फॉरेन का होमवर्क भी रख लें। ये होमवर्क है जी दिसंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आज हमने एसओसीआई किया है ना, तो एसओसीआई का होमवर्क, इसमें एसओसीआई है और बस एसओसीआई है। दिसंबर 10 जी, एसओसीआई है। आसान सवाल है क्योंकि ये पहला पुराना सवाल है, तो ये सिंपल फॉरेन सब्सिडी का अगर सवाल है जैसा मैंने क्लास में कराया था ना खुद ही बना के, तो उससे मिलता जुलता भी है। पुरानी ग्रिड तो यार मुझे नहीं देखी हुई मैंने, पुरानी मॉड्यूल की ग्रिड क्या होती थी। हाँ जी, तो वो पुरानी ग्रिड तो मुझे नहीं याद। तो एक सवाल आपको हस्बे तौफीक कहा है जो कि कैश फ्लो और फॉरेन करेंसी मिक्स है, और दूसरा इस टॉपिक का सवाल आपको दिया है क्वेश्चन 1 दिसंबर 2010। 1 दिसंबर 2010। कंसोलिडेशन खत्म। उम्मीद इंशाल्लाह है कि लीजेस कराऊंगा। अब ग्रेड 2 जो रहता है उसको पूरा करते हैं और फिर एंड पे आखिरी ग्रेड लपेटेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हेजिंग रहती है, तो देखूंगा, हो सकता है वो पहले कराऊं, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि लीजेस ही करा दूं। अच्छा जी,
सिरे से पढ़ने लेंगे आप हैं? रिवाइज करके मैंने रिवीजन करानी तो है उसकी, लेकिन कराएं तो अच्छी बात है। अगर आपने लीजिस कैफ 7 में जो पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत आता है आपको तो अच्छा है, रिवाइज कराएं। अच्छा, ये हमारे ना जो घरेलू मामला है, जहां घर में बच्चे हों, जहां ये उनके हवाले से एक गाइडेंस है, अबू दाऊद में रिवायत है। ये वो है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूं। हम लोग क्या होता है कि अगर आप लोगों को इत्तेफाक हुआ है, घर में अगर बच्चे हैं, कोई बहन भाई छोटे हैं, या कोई अपने बच्चे हैं, या कोई भांजे भतीजे वगैरह हैं, या मोहल्ले के बच्चे खेलने आ जाते हैं, तो बच्चों में एक मसला ये देखा गया है कि बड़े या तो उनको बहलाने के लिए या उनसे शुगल लगाने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे बहलाने के लिए कहेंगे चलो अभी तुम जाओ तो फिर मैं तुम्हें ये चीज गिफ्ट दूंगा, या फलानी चीज लेके दूंगा, या ये काम करके दिखाओ तो फिर ये इनाम मिलेगा। अब उसमें क्या होता है कि उस बच्चे को इनाम, बच्चा अंदर से तो इंसान तो अंदर से कमीना ही है, नदीदा है, तो बच्चे को लालच हो जाता है, और जब वो काम कर देता है या उसको उसकी कोई अच्छी हरकत लगती होती है, ये करके दिखाओ तो तुम्हें ये इनाम देंगे, तो उसको जब वो इनाम नहीं मिलता है तो एक तो अपने बच्चे को सिखा दिया झूठ बोलना। हमारे लिए वो छोटी सी बात थी कि बच्चे का शुगर ही लगाया ना, लेकिन उसको झूठ बोलना सिखा दिया। और बच्चों के साथ मजाक के अंदर हम अपनी तरफ से मजाक कर रहे हैं, 2 छोटे बच्चों को हम लड़वा रहे हैं या इस तरह की शुगर लगा रहे हैं, उनके साथ भी झूठ बोल रहे हैं। अब चूंकि हम उस वक्त बच्चों की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं तो हमें ये झूठ नहीं लग रहा। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरी मां ने मुझे एक दिन बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में बैठे हुए थे। मां ने उनको, जो रावी हैं, मां ने उनको बुलाया, कहा इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। तो रसूल सल्लल्लाहु ने उनसे फरमाया कि तुमने क्या देने का इरादा किया, तो क्या डायलॉग है पूरा? तो उन्होंने कहा मैं खजूर दूंगी। रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तुम उसको कुछ ना देती तो तुम्हारे ऊपर एक झूठ का गुनाह लिखा जाता। यानी जो रावी हैं उनकी मां ने उनको बुलाया होगा, इधर आओ तुम्हें एक चीज दूं तुम्हें। अब वो हमने अगर बच्चे को वैसे ही हटाने के लिए बोल दिया तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन एक झूठ लिखा जाता। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।